नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर विश्व के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बोल्शेविक क्रांति के कारणों के बारे में। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? ये रूस में हुई थी। हम देखते हैं कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई वो विश्व के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का संदेश दिया, वहीं बोल्शेविक क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता का संदेश दिया और इसने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया। क्रीमिया युद्ध और रूस जापान युद्ध में रूस की सैनिक पराजय हो गई थी। उसके बाद जार का निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया और विरोधियों की संतुष्ट करने के लिए कुछ सुधारों की कार्य योजना भी कार्यान्वित की, लेकिन सुधारवादियों को उससे संतोष नहीं हुआ और 1905 में रूस में फिर से क्रांति हो गई। 1905 की जो क्रांति थी और 1917 की जो क्रांति थी, उन दोनों में समान ही लक्षण थे। क्रांतिकारी यहाँ पर निरंकुशता को समाप्त करना चाहते थे और हर स्तर पर समानता चाहते थे। 1905 में जब क्रांति हुई तो उसमें क्रांतिकारियों को सफलता भी मिली, लेकिन पारस्परिक मतभेदों के कारण जार निकोलस ने अपना प्रतिक्रियावादी शासन फिर से स्थापित कर लिया, किंतु क्रांति की आग नहीं बुझी। क्रांतिकारी दूसरी अवसर की प्रतीक्षा में थे और महायुद्ध के आरंभिक काल में देशभक्तों को एक ऐसा अवसर प्राप्त हो गया जिससे उन्होंने फिर से क्रांति कर दी। जार के अयोग्य और भ्रष्ट शासन देशवासियों की राष्ट्रीय भावना का लाभ नहीं उठा सका और 1917 की क्रांति ने रूस की निरंकुश जारशाही को समाप्त कर दिया और रूस को एक साम्यवादी देश बना दिया। 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई, पहली मार्च 1917 में, दूसरी नवंबर 1917 में। अब ये जो क्रांति थी बोल्शेविक क्रांति कहलाई, नवंबर की जो क्रांति थी, और उसके फलस्वरूप रूस में किसान मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। इसके कारण क्या थे, अब हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है जारशाही की निरंकुशता। आपको मैंने बताया कि रूस में जार का निरंकुश शासन था। जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से भी हम देखते हैं कि रूस के जार स्वेच्छाचारी और दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। शासन की जो संपूर्ण शक्ति थी वो सम्राट में ही निहित थी। कुछ जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कुछ उदारवादी नीति का अवलंबन भी किया था, लेकिन वो फिर से प्रतिक्रियावादी बन गया। 1905 में जो क्रांति हुई उसमें उसने ड्यूमा जो थी, वहाँ की जो संसद थी, उसके निर्वाचन की घोषणा भी उसको करनी पड़ी, लेकिन ड्यूमा के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी और उसका एकमात्र कार्य सम्राट को सलाह देना था। सम्राट स्वयं अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता था, उनको पदमुक्त कर सकता था। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे। ऐसे में जो आम जन है वो विरोधी शासन से बहुत ज़्यादा करहा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी क्षति उठानी पड़ रही थी। इन पराजयों के परिणाम स्वरूप रूस के अयोग्य व भ्रष्ट शासन का पर्दाफाश हुआ और जनता जो थी इस निरंकुश शासन की विरोधी हो गई और अंत में ये क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा कारण था सामाजिक असमानता। 1789 में जिस प्रकार फ्रांस में सामाजिक असमानता की स्थिति थी, वैसे ही इस समय रूस में भी विद्यमान थी। रूस दो भागों में विभाजित था।
पहला तो अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। अधिकार युक्त वर्ग जो था वो सम्राट का कृपा पात्र था, कुलीन वर्ग था और महत्वपूर्ण पदों पर ये इनका अधिकार था। अधिकार विहीन वर्ग में किसान और मजदूर थे जिनकी स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किसानों की किस प्रकार से वहाँ पर दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हम देखें तो औद्योगिक विकास हो चुका था, लेकिन रूस अभी भी पिछड़ा हुआ था, कृषि प्रधान देश था, तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। जिन किसानों को भूमि प्राप्त हुई थी वहाँ पैदावार बहुत कम हुई थी। 1/3 किसान भूमिहीन बने हुए थे और उन पर बहुत अधिक कर भी लगे हुए थे। तो परिणाम स्वरूप किसान बहुत गरीब थे, उनको गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था और जमींदार मनमाने ढंग से उनका शोषण करते थे। इसके बाद है मजदूर वर्ग में असंतोष। आपको मैंने बताया कि 2 वर्ग थे जो जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, एक तो किसानों का वर्ग और दूसरा मजदूरों का वर्ग। तो रूस में ज़ार अलेक्जेंडर के समय से व्यावसायिक क्रांति होने के कारण अनेक कारखाने स्थापित हुए और इन कारखानों में काम करने के लिए लाखों मजदूर गांव छोड़कर अब शहरों में आकर के बस गए थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन कारखानों के मालिकों ने उनके असहाय और दयनीय स्थिति का लाभ उठाया और उन्हें कम मजदूरी देकर बहुत अधिक काम दिया। उनकी इतनी कम मजदूरी थी कि उनका जीवन निर्वाह करना भी बहुत मुश्किल होता था और इनको रहने के लिए गंदी बस्तियां दी गई जहां आम आदमी का तो दम घुटने लग जाए। तो शासन जो तो सदैव वो उद्योगपतियों का ही पक्ष लेता था। तो यहाँ पर समाजवादी दल का गठन हुआ और मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा भी दी। मजदूर भी इस दल से बहुत अधिक प्रभावित हुए और संघर्ष के लिए तैयार हो गए। तो मजदूर जो थे रूस में ज़ारशाही की निरंकुशता और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद ज़ार की रूसीकरण की नीति। अब रूस में बहुत अल्पसंख्यक जातियां रहती थी और वो रूसी साम्राज्य के अधीन पराधीनता का अनुभव करती थी। 1863 में हम देखें पोलैंड ने रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए कठोर और दमनकारी नीति अपनाई थी और विद्रोह का दमन भी कर दिया था। उसके पश्चात पोलैंड में रूसीकरण की नीति अपनाई गई, यानी उनकी जो राष्ट्रीय भावना का दमन करने का प्रयत्न किया गया। उनकी शिक्षा का माध्यम भी पोलैंड का रूसी भाषा कर दिया गया और सभी उच्च पदों पर रूसी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। ऐसे ही आर्मेनियंस के साथ में भी किया गया। तो स्वशासन व्यवस्था से उनको अलग कर दिया। तो जैसे जैसे प्रशासन ने इन अल्पसंख्यक जातियों की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करने का प्रयास किया, उनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना और अधिक उग्र होती चली गई। तो ज़ार की जो रूसीकरण की नीति थी उसने सभी अल्पसंख्यक जातियों को शासन का विरोधी बना दिया और उन्होंने भी ज़ार के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अब ज़ार निकोलस की योग्यता। ज़ार निकोलस द्वितीय बहुत आकर्षक व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव का शासक था, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता सीमित थी। उस पर उसकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा का बहुत अधिक प्रभाव था। वो जो रानी थी वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन में विश्वास करती थी और बहुत महत्वाकांक्षी स्त्री थी। ज़ार निकोलस द्वितीय के शासनकाल के अंतिम वर्षों में सम्राट और महारानी पर रास्पुटिन नामक एक कुख्यात साधु का प्रभाव हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन में रास्पुटिन का प्रभाव सर्वोपरि हो गया। अब दरबार में रास्पुटिन के विरोधियों का एक दल तैयार होने लगा, जिसने दिसंबर 1916 में रास्पुटिन की हत्या कर दी। यदि ज़ार में थोड़ी बहुत भी योग्यता होती तो राजदरबार शासन की व्यवस्था पर नियंत्रण रख सकता था, लेकिन 1916 की क्रांति या तो होती नहीं या फिर कुछ समय के लिए टल जाती। तो निकोलस द्वितीय ने अपनी मूर्खता से क्रांति को अनिवार्य बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट कारण है रूस में
बौद्धिक क्रांति। फ्रांस की भांति रूस में भी 1917 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी। रूस में पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचारों का प्रवेश होने लगा। ज़ार ने इन विचारों के आगमन पर रोक लगाने का बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। रूस का मध्यम वर्ग पश्चिमी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव, इन्होंने अपने उपन्यासों से जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। इसी तरह मार्क्स, मैक्सिगोर्की, बाकुनिन, इनके समाजवादी विचारों ने समाज में बौद्धिक क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसने 1917 की राजनीतिक क्रांति को प्रोत्साहन दिया। इसके बाद समाजवाद का विकास। 1860 के बाद किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के समर्थकों को नारोदनिकी कहा जाता है। वो चाहते थे कि किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया जाए। 1883 में रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ समय बाद समाजवादी दो दल में विभाजित हो गए, एक क्रांतिकारी समाजवादी दल और दूसरा समाजवादी लोकतंत्र दल। 1903 में समाजवादी लोकतंत्र भी दो भागों में विभाजित हो गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक दल का जो नेता था वो लेनिन था, जो रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहता था, और दूसरा दल मेंशेविक दल था, जो अन्य वर्गों के सहयोग से रूस में जनतंत्र स्थापित करना चाहता था। तो समाज ने समाजवादी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए अनेक समाजवादी नेताओं को बंदी बनाया, किंतु किसानों और मजदूरों में बढ़ते हुए असंतोष के कारण रूस में समाजवादी विचारों का बड़ी तीव्र गति से प्रसार हुआ और इसी ने क्रांति को आवश्यक बना दिया। इसके बाद रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। पीटर महान ने शासन संचालन में एक विशाल नौकरशाही का निर्माण किया। नौकरशाही उच्च पदाधिकारी वो सब कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे और स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे। जनता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। नौकरशाही के उच्च पदों पर रूस में जर्मन पदाधिकारी भी नियुक्त थे, जिन्हें रूसी जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। नौकरशाही न केवल अयोग्य थी वरन पूर्णतः भ्रष्ट भी थी। तो फलस्वरूप जब प्रथम महायुद्ध हुआ उसमें रूसी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और इससे उसकी प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा। जनता में असंतोष हुआ और सर्वत्र क्रांति के चिन्ह दिखाई देने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध ने अवसर प्रदान किया और भाग्य ने लेनिन जैसा नेता उत्पन्न किया, जिसने पूरा अवसर का लाभ उठाया। इसके बाद अगस्त 1914 में रूस ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया। प्रारंभ में रूस की सेनाओं को सफलता मिली, लेकिन बाद में जर्मनी के विरुद्ध रूस की सेनाएं पराजित होने लगी। इस तरह से ये थे बोल्शेविक क्रांति के कारण। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे बोल्शेविक क्रांति के परिणामों के बारे में। थैंक यू।